Hello everyone, welcome to the Manulo classes. In the daily session of news analysis, today is 23rd of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to revise the previous day session with the help of MCQs. So guys, tries to answer the questions as soon as possible and try to answer the question without taking the help from the Google in the first instance. But in later stage, you can try to search the answer and then reply the question. So, first of all, we are going to have question number 1. Question number 1 says, Enforcement Directorate works under which ministry? जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है? तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज अभी ईडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली अभी जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये फिर से न्यूज़ में आ गया ईडी। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये डिपार्टमेंट? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। So the correct answer is A. Enforcement Directorate works under the Department of Revenue under the Ministry of Finance. So we are going to move towards the next question. Question number 2. Find the correct statement regarding the Aam Aadmi Party. आम आदमी पार्टी के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है and you can reply this question easily. Question option A, it's a national party. It's not a national party. Its symbol is flower with grass. All the statements are correct. देखो ऐसे केसेस में all statements correct नहीं होते. So the correct answer is A. Because जो आम आदमी पार्टी है that is आप, ये एक नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी मीन्स जो नेशनल लेवल की पार्टी होती है वो। बाकी ये सब जो ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ये तो ऑप्शन अपने आप ही इनकरेक्ट हो गया अगर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ तो। इट्स सिंबल इज फ्लावर विद ग्रास, नहीं, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है झाड़ू, है ना, आपको पता होगा इसका सिंबल झाड़ू है, ब्रूम जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल who is known for organizing कांग्रेस रेडियो? कौन जाना जाता है जिसने कांग्रेस रेडियो को अंडरग्राउंड ऑपरेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था? कल हमने डिस्कस किया था उस पर्सनालिटी के बारे में कि कौन सी वो पर्सनालिटी थी जिसका भी रिसेंटली उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट किया गया। उषा बेन या सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे। देखो रिसेंटली हम बात जो है कल के सेशन में बात कर रहे थे उषा बेन की, जिन्होंने कांग्रेस रेडियो को ऑर्गेनाइज किया, उसको ऑपरेट किया, जो जब टाइम था जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो उस समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मींस जो है सेटबैक किया, जितने भी लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। तो जितने भी लीडर्स थे उनमें जो कुछ भी जहां जैसे भी काम कर सकता था, दे वर ऑल ऑपरेटिंग फ्रॉम जो है हिडन सोर्सेस और दे वर ऑपरेटिंग अंडरग्राउंड। तो इस वजह से उनमें से एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था उषा बेन। ये बहुत मीन्स जो है जुझारू महिला थी, बहुत ज्यादा इन्होंने हार्ड वर्क और समय स्मार्ट वर्क किया था एंड शी बिकेम पॉपुलर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। So now we are going to have question number 4. Quit India was started in which year? Yeah, in yesterday's session we also discussed about Quit India movement, its date and its place where it was started and its year also, and who was the personality who gave the speech about the Quit India. And that time slogan was given that was do or die. जो महात्मा गांधी ने ये स्पीच दी थी जिसमें डू और डाई का स्लोगन दिया था, करो या मरो। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं इजीली ए, बी, सी एंड डी। द करेक्ट आंसर इज 1942। जो 7 और 8 अगस्त का जो टाइम था 1942 में, उस समय से स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
द क्विट इंडिया वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? किस सिटी से इसको स्टार्ट किया गया था? पुणे, अहमदाबाद, बॉम्बे और कलकत्ता। सो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे को जो है माना जाता है कि इस आंदोलन, ये जो क्विक इंडिया मूवमेंट था, इस मूवमेंट का बर्थ प्लेस माना जाता है बॉम्बे को। बॉम्बे एक जगह है ग्वालियर टैंक, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था और डेट थी आपकी 8 अगस्त 1942। प्लेस था बॉम्बे। स्पीच दी थी महात्मा गांधी जी ने, डू और डाई। और इस स्पीच के समय पर भी जो उषा बेन थी, उषा मेहता जिनको कहा जाता है, वो अवेलेबल थी उस समय पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? रिपोर्ट ऑन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922-23 रिसेंटली रिलीज्ड बाय। कल के सेशन में वी डिस्कस्ड that there has been a report released by an organization to report about the inequality in terms of wealth and income. तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया? इट्स वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या नीति आयोग या नेशनल सर्वे सेंटर। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको क्या किया? रिलीज किया। देखो, अब यहाँ पर आप लोग ट्राई करेंगे इसमें से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा जो करेक्ट आंसर है ना? आपको करेक्ट आंसर पता होगा कि WIL जो है उसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। यहाँ पर मैंने एक भी ऑप्शन नहीं डाला, ठीक है? तो आंसर इसका क्या है? WIL, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने इसको रिलीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर लोकसभा इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय। जो डेट होती है नॉमिनेशंस को फाइल करने की, हु इज द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी विच डिक्लेयर्स द डेट दैट फ्रॉम पर्टिकुलर डेट द nomination filing can be started, और what will be the last day to file nomination। तो इस तरीके की डेट कौन जो है डिफाइन करता है, उसका अनाउंसमेंट करता है, फिक्स करता है? A, Ministry of Home Affairs, B, the Election Commission of India, C, respective state governments, या D, Prime Minister Office। इसमें से कौन करता है? इसका आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत इजीली पूछ लिए जाते हैं। So the Election Commission of India is the correct authority which is responsible for declaration of date to file the nomination, and what would be the last date to file the nomination to contest elections. So it is the main responsibility of the Election Commission of India, along with other responsibilities like making electoral rolls, है ना, to providing symbols for political parties, for registration of political parties and their symbols, है ना। ये सारा काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंडक्ट, टू सुपरवाइज, है ना, टू रेगुलेट ऑल द इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Nominations to contest Lok Sabha elections are filed under the section 33 of the, कौन से एक्ट का 33 सेक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है जिसके अंदर में लोकसभा का जो इलेक्शंस होते हैं उसमें नॉमिनेशंस फाइल करने की जो है प्रोविजंस दिए गए हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, लोकसभा इलेक्शन एक्ट, या जनरल इलेक्शंस एक्ट। देखो, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस इसमें कंफ्यूजन करने के लिए जो है डाले हैं, but the correct answer is A, Representation of the People Act 1951. It is the right act under the section 33 of this act there is provision to file the nomination for Lok Sabha elections. Now we are going to have the next question, that is question number 9. Negative interest rates means। क्या है negative interest rates का मतलब? अभी रिसेंटली हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट डे सेशन में। आई होप कि आपको ये ध्यान भी होगा कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। देखो, यहाँ पहला है, बात कैसी हो रही है? नेगेटिव की। फिर है इंटरेस्ट रेट्स की बात। बोरोवर्स गेट पेड इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ लेंडर्स, या लेंडर्स गेट पेड इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ बोरोवर्स। बोरोवर्स नीड टू गिव लोअर इंटरेस्ट रेट टू द लेंडर्स, और नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो इसमें से आपको बड़ा आसान हो जाएगा अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, ऑप्शन को सिलेक्ट करना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि नॉर्मली जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, है ना, तो उसमें होता क्या है कि ए अगर लेंडर है और बी अगर बोरो है, तो बी ने मान लीजिए कुछ रुपए लिए ए से, है ना, ए से रुपए लिए, तो भाई ये इसके रुपए यूज कर रहा है ना, तो बी इसको क्या करेगा, बदले में कुछ इंटरेस्ट देगा। जैसे आपने अपना कोई रूम रेंट पर दिया, तो जो भी जो है रेंट लेने के लिए जो भी पर्सन आएगा, वो उस रूम के बदले में आपको देगा कुछ मनी। तो वैसे ही आप जब किसी की मनी को यूज करते हैं, तो उसके बदले में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, इंटरेस्ट का कोई रेट फिक्स कर दिया जाता है, एक्चुअली में वहां पर इंटरेस्ट दिया जाता है। बट जब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की बात होती है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लग जाता है लॉकर वाला। जब बैंक में आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कुछ भी वहां पे सबमिट करते हैं, ठीक है, तो जो बैंक होती है आपसे क्या लेती है, कुछ चार्ज करती है, ठीक है, बिकॉज आप उनके लॉकर को यूज कर रहे हैं। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही होता है कि उसमें जो बैंक होती है ना, जब बैंक में कोई अपना पैसा डिपॉजिट करता है, उसमें पैसा अपना रखता है, तो बैंक उसको इंटरेस्ट रेट नहीं देती, बल्कि जो डिपॉजिटर होता है, जो मीन्स अपने पैसे डिपॉजिट करता है अपना मनी, तो उसको पैसा देना होता है बैंक को कि भाई आप हमारे बैंक अकाउंट को यूज कर रहे हो, तो हम आपसे पैसा लेंगे। वहां लॉकर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। सो दैट इज द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। अब देखो यहाँ बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, बोरोवर्स गेट पेड। अब जिसने पैसा उधार लिया, आप ए नाम का कोई पर्सन है और ये कोई बैंक अकाउंट है, ए ने बी को पैसा दिया बैंक को, तो एक्चुअल में यहाँ बी जो है ए को पैसा देगा एक केस में जब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होंगे। लेकिन जब नेगेटिव हो जाएंगे तो ए पैसा भी इसमें जमा करेगा और उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। जैसे एसबीआई, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, एसबीआई अपना पैसा अगर आरबीआई में डिपॉजिट करके रखे, ठीक है, तो आरबीआई क्या कहेगी, तुम्हारा पैसा हमारे पास सेफ है, इसके बदले में आप हमको पैसा दो, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल में दिया था स्विस बैंक का एग्जाम्पल, ठीक है, क्लास में भी बताया था, स्विस बैंक जो है उल्टा पैसा चार्ज करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर जाते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज स्क्रैप्ड इट्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। इस कंट्री में काफी लंबे समय से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी चल रही थी और उसको अभी इन्होंने बंद कर दिया। कौन सा कंट्री है वो? इंडिया, जापान, पाकिस्तान, चाइना। तो द करेक्ट आंसर इज जापान। रिसेंटली जापान ने अपने यहाँ से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है उसको बंद कर दिया। चलिए अब चलते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरीज पर। हाई कोर्ट सेज उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके लेकर के चलता हूँ। जो यूपी है अपना उत्तर प्रदेश, वहां पर एक एक्ट था 2004 का, ठीक है, और जो मदरसा थे उनको रेगुलेशन के लिए और उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ था उस एक्ट के थ्रू, है ना। उस पर एक जो है केस फाइल किया गया था। उस केस के अगेंस्ट में इस मदरसा एजुकेशन का जो बोर्ड था उसके अगेंस्ट में एक जो केस फाइल किया गया था और अब उस पर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि ये जो मदरसा एजुकेशन वाला जो बोर्ड है और जिसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया था वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2004 में, है ना, तो ये कैसा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्या है, क्यों है, इसके डिटेल्स को हम अब देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इफ दिस एक्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डिक्लेयर्ड द मदरसा एजुकेशन एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या उन्होंने ग्राउंड बताया? उन्होंने ग्राउंड दिया सेक्युलरिज्म का, ठीक है, कि भाई ये जो एक्ट है वो सेक्युलरिज्म को हार्म करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। कैसे है, क्या क्या उसके लिए आर्गुमेंट रहे? द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि स्टेट हैज नो पावर टू क्रिएट अ बोर्ड। स्टेट के पास में कोई पावर नहीं है कि वो एक अलग से एजुकेशन बोर्ड क्रिएट करे रिलीजियस एजुकेशन के लिए, और टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड फिलोसफी एसोसिएटेड विद इट। कोर्ट का कहना है कि भाई जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ यूपी नहीं बल्कि यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर,
स्टेट के पास में ये कोई ऐसा राइट नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप अलग से एक एजुकेशन बोर्ड बना दें कि उसमें केवल इस्लाम की पढ़ाई होगी, है ना। ये इलीगल है, स्टेट को ऐसे काम में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। स्टेट क्या नहीं कर सकता, किसी को भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकता स्टेट। अब होता क्या है, ये जो मदरसा एजुकेशन के लिए जो एक्ट था उसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बच्चे जो होते हैं वो इन मदरसों में पढ़ने जाते हैं और वहां पर एजुकेशन मिलती है उनको इस्लाम की। ठीक, अच्छा, अब देखो और भी कहां कहां दिक्कत है इसमें कि इन मदरसों में कौन पढ़ रहा है। मदरसों में पढ़ रहा है जो मुस्लिम कम्युनिटी का पुअर चाइल्ड है, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं इन मदरसों में। जो एलीट क्लास का मुस्लिम है, ठीक है, जो करोड़पति है, एमएलए है, आईएएस है, आईपीएस है, उनके बच्चे इन मदरसों में नहीं पढ़ रहे। गरीब आदमी क्या कर रहा है, इन मदरसों में भेज देता है अपने बच्चों को और वहां पर उनको मिलती है एजुकेशन, इस्लाम की एजुकेशन। मीन्स वहां पर कुरान पढ़ाई जाएगी, हदीस पढ़ाई जाएंगी और भी धर्म के जो है इस्लाम के बारे में, मजहब के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो वहां पर एजुकेशन जो दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए कैसी, मॉडर्न। भाई बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं उन सबके बच्चों को, जो पैसे वाले मुस्लिम्स हैं उनके बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, जबकि इन बच्चों को जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन वहां पे नहीं मिलती। तो और क्या कह रहा है कोर्ट कि मदरसा एक्ट वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा कि इट सेड दैट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, लेकिन वो एजुकेशन सेक्युलर होनी चाहिए इन नेचर, मोर पर्टिकुलरली फॉर माइनर्स, और जो माइनर हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 18 साल से एज के आसपास, मींस उससे अंडर में है। जबकि मदरसाओं में क्या हो रहा है, मदरसा में जो एजुकेशन मिल रही है वो 18 ईयर से बड़े बच्चों को भी मिल रही है और वो सेक्युलर एजुकेशन ना नहीं मिल रही है, मींस वहां पर मिल रही है रिलीजियस एजुकेशन। तो आप गौर कीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि आपको जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेक्युलर एजुकेशन दे और सबको दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस मदरसा एक्ट के थ्रू क्या हो रहा था, उससे हो रहा था कि इस्लाम की एजुकेशन दी जा रही थी इस एक्ट के थ्रू, और इस एक्ट को कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। Constitution of India says that it is the duty of the state to provide education with secular nature. Religious education नहीं, कल को आप इस्लाम की जो कम्युनिटी है उनके बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, कल को फिर सिख कहेंगे कि हमको भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे और नए नए स्कूल खुलवाए जिसमें हमको गुरुवाणी पढ़ाई जाए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाया जाए, सिख धर्म के बारे में हमको पढ़ाया जाए। फिर हिंदू कहेंगे कि भाई हमारे लिए भी गवर्नमेंट क्या करे, अलग से बोर्ड लेकर के आए, है ना, उसमें हमको गीता, भागवत, रामायण, पुराण इनकी शिक्षा दी जाए। तो बाकी और भी सारे रिलीजन्स हैं वो सब के सब डिमांड करेंगे। तो हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, या आईसीएसई बोर्ड है या एनसीईआरटी की बुक चलती है, ये ऐसे बोर्ड बनाना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बनाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग एजुकेशन बोर्ड बनाए कि हिंदुओं के बच्चे सब गीता, भागवत, पुराण ये पढ़ेंगे, क्रिश्चियन के बच्चे वो जो है क्रिश्चियन एजुकेशन लेंगे, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, जो बौद्धिस्ट हैं उनके बच्चे क्या पढ़ेंगे, त्रिपिटकों को पढ़ेंगे, है ना, यहूदी हैं वो कुछ और पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो कैसी एजुकेशन लेंगे, वो सब के सब रिलीजियस एजुकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके बिना सोसाइटी का कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार अपना जो है व्यू दिया है, और देख लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट रिलीजियस एजुकेशन टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, कि डिफरेंट रिलीजियस जो एजुकेशन होगी अगर आप डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को दोगे तो इट इज द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि जो स्टेट है वो हमेशा सेक्युलर रहेगा, और सच एजुकेशन और एक्शन इज हाईली डिवाइसिव ऑफ द सोसाइटी ऑन द रिलीजियस लाइन्स। तो ये कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके की एजुकेशन दे रहे हो तो आप सोसाइटी को बुरी तरह से डिवाइड कर रहे हो आपस में। आप खुद सोचो, ए कम्युनिटी के बच्चे किसी ए नाम के मदरसे में पढ़ रहे हैं, बी कम्युनिटी के बच्चे कहीं किसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, सी कम्युनिटी के बच्चे, मान लो सिख की बात करूं, वो गुरुद्वारों में जाकर के पढ़ना स्टार्ट कर दें, डी कम्युनिटी के बच्चे जैन,
वो जाकर के अपने यहाँ मंदिरों में पढ़ना स्टार्ट कर दें, बौद्धिस्ट अपने यहाँ जाकर के मठों में जाकर के पढ़ना शुरू कर दें, क्रिश्चियंस बाइबल पढ़े चर्चों में जाकर के। अब आप सोचिए, क्या इन सोसाइटी के बच्चों में, सारी कम्युनिटी के बच्चों में आपस में एक दूसरे के लिए लव होगा? यहां से स्टार्ट होगी फिर सोसाइटी में हेट्रेड, नफरत कहां से भरी जाएगी? इस रिलीजियस एजुकेशन के थ्रू। तो सोसाइटी में हमेशा क्या रहेगा? डिवीजन रहेगा। ठीक है, चलिए। द स्टेट कैन नॉट हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द एक्सक्यूज दैट इट इज प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑन द नॉमिनल फीस। मीन्स अब कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ये बोले कि देखो साहब, हम जो मदरसा एजुकेशन दे रहे हैं वो बहुत कम फीस पर दे रहे हैं, और इसलिए हम वहां पर कैसी एजुकेशन दे रहे हैं? ट्रेडिशनल एजुकेशन दे रहे हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब कि वहां पर हम कुरान पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, है ना, नमाज पढ़ाएंगे, ज़कात पढ़ाएंगे, जजिया पढ़ाएंगे, जो कुछ भी इस्लाम के बारे में पढ़ाएंगे, ट्रेडिशनल एजुकेशन वहां पर हम देंगे। उर्दू सिखाएंगे, अरबी सिखाएंगे, फारसी सिखाएंगे, ये लैंग्वेजेस सिखाएंगे हम। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं? कम पैसा ले रहे हैं। कम पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ट्रेडिशनल, पुरानी वाली एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसने क्या बोल दिया? एक तरीके से ये आर्गुमेंट कितना गलत है अपने आप में, आप खुद से सोचिए कि आप मार्केट में जाएं और मार्केट में जाने के बाद आपसे कोई कहे कि भाई ये जो समोसा है ये 20 रुपए का है, ये आज का है, ताजा है, फ्रेश है। ये समोसा 1 रुपए का है, ये 5 दिन पुराना है, 5 डेज ओल्ड है ना? तो अब अगर गवर्नमेंट ये कहे कि साहब हम तो समोसे फ्री में बांट रहे हैं, है ना, और क्योंकि वो समोसे पुराने हैं इसलिए हम उनको फ्री में बांट रहे हैं, तो ये क्या करेगा? आपको जो पुराना समोसा है, सड़ा हुआ है, वो आपको हमेशा हार्म करेगा, आपकी बॉडी को। तो जब मॉडर्न एजुकेशन दुनिया के सारे बच्चे ले रहे हैं, सारी कम्युनिटी ले रहे हैं, तो आप भाई सस्ते में जो मदरसा चलाने वाले जो लोग हैं, आप ठीक है कम फीस पर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन भैया आप एजुकेशन वो भी तो नहीं दे रहे जो बाकी बच्चों को मिल रही है। क्या जो बच्चा डीओ में पढ़ रहा है और एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, क्या ये दोनों ही बच्चे अगर यूपीएससी के एग्जाम में जाएंगे और एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, तो क्या मदरसे में केवल जिसने इस्लाम की एजुकेशन ली या किसी गुरुकुल में जिसने केवल हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पढ़ा, ये यूपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो डीयू का बच्चा क्या कर जाएगा? टॉप कर जाएगा। तो सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट हमेशा क्या रहेगा? रिलीजियसली, टेक्निकली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली वो हमेशा बैकवर्ड रह जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार अपनी जो है टिप्पणी दी है, अपना जो है एम्फेसिस किया। क्या कहा? देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फेसाइज्ड इन मेनी केसेस टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दो, जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो और वो कंट्री को आगे ले जा सके। कंट्री को आप रिलीजियस एजुकेशन से आगे नहीं ले जा सकते। It does not prescribe by any stretch of imagination, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लिमिटेड एजुकेशन विद एम्फेसिस ओनली ऑन पर्टिकुलर रिलीजन। आप इमेजिन भी मत करो कि हम सब बच्चों को लिमिटेड एजुकेशन देंगे और हम एक रिलीजियस एजुकेशन देंगे, फिर सारी की सारी रिलीजियस कम्युनिटी। भाई ऐसे ही तो कुछ कारण थे जिसमें से चीजें आगे बढ़ती चली गई और पाकिस्तान बन गया। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल मत आगे आने दो जो कहीं भी सोसाइटी में रिलीजियस जो पीपल हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के, उनके बीच में कहीं भी नफरत की भावना आए। ठीक है, द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स फोर्थविथ फॉर अकोमोडेटिंग दीज स्टूडेंट्स इन रेगुलर स्कूल्स। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो मदरसे के जितने भी स्कूल्स हैं इनको रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट करो। रिकॉग्नाइज्ड अंडर द प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड स्कूल्स, रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। बोला जो ऑलरेडी स्कूल के जो यूपी के बोर्ड है, यूपी के एजुकेशन बोर्ड है, उन उन बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उन इन मदरसों को उसमें कन्वर्ट करो, उनमें उनके साथ में अटैच करो और इन बच्चों को भी कैसी एजुकेशन दो? मॉडर्न एजुकेशन दो। तो ये आई थिंक ये बड़ी जीत है उन बच्चों के लिए जिनका भविष्य जो अंधकार में हो जाता है जब वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेते। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस पर? आप बताइएगा। कैन अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू टू बी सीएम व्हाइल इन कस्टडी? अभी देखो, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं उन्होंने रिजाइन नहीं दिया अपने पोस्ट से, है ना, और वो जेल में है, अभी कस्टडी में है ना। तो यह पूछ रहे हैं कि यार क्या कोई सीएम होते हुए कस्टडी में भी हो और फिर वो सीएम भी हो और अपना ऑफिस का काम भी करता रहे? इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
अकॉर्डिंग टू अर्लियर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ऐसे केसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है उसके लिए बेसिक नॉर्म है, ठीक है, कि वो इनका हमेशा पालन करे। द गवर्नमेंट हैज टू राइज अबव नैरो प्राइवेट इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट है उसको वो छोटे छोटे उसके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं किसी पर्सन के, उनसे ऊपर उनको उठना होगा। उनको नैरो जो प्राइवेट इंटरेस्ट हैं, जो पैरेंशियल पॉलिटिकल आउटलुक है, छोटी बुद्धि वाला जिसको हम कह देते हैं, या जो नैरो माइंडेडनेस है, उससे ऊपर उठना होगा और एम टू डूइंग वेल फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो किसी भी पर्सन को जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठना होगा और उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा और उसको मोरालिटी भी शो करनी होगी। द थर्ड वाज एक ऐसा ही एक और उन्होंने मोरालिटी की बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, दैट इज टू अपहोल्ड द हाई डिग्री ऑफ मोरालिटी अटैच्ड टू द पब्लिक ऑफिस। देखो नॉर्मल मोरालिटी से काम नहीं चलता। अगर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट की अगर बात करें तो वहां पर आपको हाई मोरालिटी शो करनी होगी। कुछ बात ये भी है कि भाई देखो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आने वाली है, बिकॉज मिनिस्टर सिटिंग इन प्रिजन, कोई मिनिस्टर है वो जेल में है, कैन नॉट आस्क द सेक्रेटरी, मीन्स वो ये नहीं कह सकता अपने सेक्रेटरी से कि फलानी वाली फाइल लेकर के आ जाना, है ना, और हम उस पर साइन वगैरह कर देंगे। बिकॉज जो मिनिस्टर होते हैं वो ओथ लेते हैं एक सीक्रेसी की, ठीक है। अब जब भी किसी के थ्रू वो वहां पर फाइल मंगाएगा, है ना, हो सकता है उन फाइल को जो है चेक करवाए कहीं पर, कोई जिसके थ्रू मंगवाए वो उनको रीड कर ले, तो वो सीक्रेसी नहीं रह जाएगी, है ना। ऑन द अदर हैंड शुड अ पर्सन बी पेड सैलरी। अब देखो जब तक जो सीएम है वो अगर कस्टडी में है या जेल में है तो क्या वो उस पद की, जिस पद पर वो है उसकी कोई ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं? वो तो ड्यूटी तो कोई फुलफिल नहीं कर रहे। तो उनको स्टेट की मीन्स स्टेट एक्सचेकर का मतलब है सरकार, तो गवर्नमेंट के अकाउंट से उनको पैसा भी क्यों दिया जाए? जब वो ड्यूटी नहीं कर रहे उनको पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। while occupying public office without performing any duty attached to the office he held, तो उनकी सैलरी भी वहीं पर रुक जानी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी होते हैं, जब भी वो मीन्स कहीं किसी केस में अरेस्ट हो जाते हैं या कस्टडी में होते हैं तो तुरंत उनकी सैलरी को रोक दिया जाता है, ठीक है। सो ही इज नॉट कंप्लीटली सफरिंग ए डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर टेक्निकली हम बात करें तो किसी लॉ के अकॉर्डिंग तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, लेकिन इंडिया में एक नॉर्म है, जब भी ऐसा किसी के साथ में होता है तो वो रिजाइन कर देते हैं। अभी रिसेंटली जो है झारखंड के सीएम थे, क्या नाम उनका, शिबू सोरेन, उनको भी अरेस्ट किया था ईडी ने, तो उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था और वहां पर नई कैबिनेट बनी। लेकिन केजरीवाल साहब ने रिजाइन नहीं किया है अभी तक। टेक्निकली तो ऐसा कोई लॉ वगैरह अभी ये नहीं कहता कि जब वो कस्टडी में हो तो अपने पद मीन्स उनको रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन बट वी कैन एक्सपेक्ट दैट पर्सन इन पावर मस्ट हैव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल कंडक्ट। जो बड़े पदों पर है उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल कंडक्ट को दिखाना होगा। पॉलिटिकल कंपल्सन कैन नॉट ओवरवेट द पब्लिक मोरालिटी। हो सकता है केजरीवाल साहब की अपनी पर्सनल कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन हो, लेकिन जो पब्लिक मोरालिटी है उसको हमें प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि पॉलिटिकल कंपल्सन को। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड क्लीन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। भाई क्लीन गवर्नेंस तभी रह पाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तभी वर्क करेगी जब किसी भी व्यक्ति को जो करप्शन के आरोप में, ब्लेम्स में, एलिगेशंस में अगर वो जेल में है, कस्टडी में है, तो उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसी एक मोरालिटी का इंडिया में एक प्रचलन जो है ऑलरेडी चलता है, एक ऐसी नॉर्म है। ऑपरेशन इंद्रावती एक और न्यूज है आपके लिए। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स फ्रॉम हैती। हैती एक कंट्री है, वहां पर वायलेंस की सिचुएशन चल रही है 2021 से, और अब वहां की मीन्स वहां के जो प्रेसिडेंट थे जोवेनेल मोइस, इनको क्या कर दिया, इनका असैसिनेशन कर दिया, इनकी हत्या हो गई, ठीक है। तो तब से ही वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस चल रहा है और इंडिया के बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए चला गया है ऑपरेशन इंद्रावती। नाउ वेरियस आर्म्ड ग्रुप्स लॉन्च्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ऑन की इंस्टॉलेशंस इन हैती। बहुत सारे ग्रुप हैं जो वहां पर गवर्नमेंट का ऑफिस वगैरह है उन पर अटैक कर रहे हैं, इन अटेम्प्ट टू फोर्स द रेजिग्नेशन ऑफ द कंट्रीज डी फैक्टो लीडर प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी। इनको भी वो फोर्स कर रहे हैं कि आप भी रिजाइन दे दो। हैती की अगर हम बात करें
तो पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी कैपिटल सिटी है, और हैती जो है कैरिबियन सी के अंदर आता है एक कंट्री, ठीक है, जो बहमास के साउथ में है। हम चाहें तो इसका यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं। ये वाला रीजन है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला, ठीक है, यहाँ पर यूएसए वाली साइड स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ा सा डाउन चलते हैं, इधर हो गया आपका अटलांटिक ओशन और इधर हो गया आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। एक बार हमने बात भी की थी इसी रीजन से, पनामा कैनल वगैरह इधर आगे चल के चले जाते हैं हम तो ये रहा आपका हैती, ये कंट्री है हैती। यहीं पर आपका जमैका है, आपको पता होगा जमैका के हैं हुसैन बोल्ट, है ना, हुसैन बोल्ट दुनिया के सबसे अभी तक ज्यादा स्प्रिंट वाले रिकॉर्ड्स इन्होंने ही बनाए हैं। क्यूबा एक कंट्री है जो है, ये भी काफी पॉपुलर है, ठीक है, यहीं पर डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री, इस रीजन को हम कहते हैं कैरिबियन नेशंस, ठीक है। तो इतना सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आज के लिए। नेक्स्ट वाले सेशन में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नए जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, करंट अफेयर्स होंगे उनके साथ में। और आपको अभी से इन एडवांस में आई विश यू हैप्पी होली, ऑल ऑफ यू एंजॉय द लाइफ एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी डेनिग्रेटिंग एक्टिविटीज। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जो किसी की मीन्स इंसल्ट करे, या किसी को ऐसी प्रॉब्लम में क्रिएट करे, या किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे और वहां से फिर वो रिटेलिएशन स्टार्ट हो जाए, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हो जाए। तो आप बहुत अच्छे से होली मनाइए। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।